नमस्कार दोस्तों। आदर्श परिवार निःशुल्क कोचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आदर्श परिवार के इस ऑनलाइन प्रोग्राम की मध्य प्रदेश श्रृंखला में आज हमारी चर्चा होगी मध्य प्रदेश के भौगोलिक विस्तार के बारे में। जानेंगे मध्य प्रदेश का भौगोलिक विस्तार कैसा है, कितना उसका क्षेत्रफल है, उसका अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार कितना है। ये सारी जानकारी इस सेगमेंट के अंदर हम जानेंगे। चलिए तो कार्यक्रम को शुरू करते हैं मध्य प्रदेश के भौगोलिक विस्तार की। तो सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं मध्य प्रदेश के भौगोलिक विस्तार में। मध्य प्रदेश का जो नाम है वो नामकरण किस प्रकार से होता है, इसकी प्रमुख जानकारी हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले आप देखिएगा कि इसके कई सारे नाम हैं। पहला इसका जो नाम था वह था सेंट्रल प्रोविंस या बरार जिसको कहा जाता था। सेंट्रल प्रोविंस या बरार में आप देखिएगा कि सेंट्रल प्रोविंस या बरार इसको अंग्रेज़ों के शासनकाल में इसको नाम दिया जाता था, या फिर आपने मध्यकाल का इतिहास के बारे में पढ़ा होगा तो वहाँ पर बरार एक रियासत भी मौजूद थी। अब दूसरी बात करें, इसका जो नाम है वह है सोया प्रदेश या सोयाबीन प्रदेश इसको हम लोग कहते हैं। ऐसा क्यों कहा गया इसके बारे में आप देखिएगा कि भारत में जितना सोयाबीन का उत्पादन होता है उसका लगभग 55 से लेकर 60% तक लगभग मध्य प्रदेश राज्य में उत्पादित होता है, और इसकी अत्यधिक होने के कारण इसका नाम जो है वो सोयाबीन या सोया प्रदेश के नाम से उसको जाना जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं हृदय प्रदेश। अब हृदय प्रदेश इसका नामकरण क्यों किया गया, आप देखिएगा कि ये एकदम भारत के बीच में मौजूद है या बीच वाली स्थिति इसकी भौगोलिक रूप में मौजूद है। इस कारण इसको एक उपनाम जिसको हम लोग बोलते हैं हृदय प्रदेश के नाम से भी जानते हैं। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश जो इसका वास्तविक नाम है ये कैसे पड़ा। तो हमारे भारत के जो पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनके द्वारा इसकी मध्य अवस्थिति के कारण इसको नाम मध्य प्रदेश दिया गया। जैसे आप देखिएगा कि उत्तर में जो प्रदेश है उत्तर प्रदेश, ऐसे ही मध्य स्थिति के कारण इसका नाम मध्य प्रदेश रखा गया। अब एक और इसका उपनाम जो है वह है टाइगर स्टेट के बारे में। अब भाई टाइगर स्टेट इसको क्यों कहा जाता है, तो आप देखिएगा कि 2014 के बाद में जब 2018 में मतलब प्रत्येक 4 साल बाद जब जनगणना होती है तो जनगणना में आप देखिएगा बाघों की गणना होती है, और बाघों की गणना में 2018 में मध्य प्रदेश में सर्वाधिक बाघ मौजूद थे। जब 2019 में इसका डाटा जारी किया गया तो पता चला कि लगभग 526 से अधिक जो टाइगर है वो मध्य प्रदेश में मौजूद है, जो उसके सापेक्ष जो अन्य राज्य थे उसमें सर्वाधिक है। इस कारण इसका नाम टाइगर स्टेट पड़ा है। चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड की तरफ हम लोग मूव करते हैं। अब इसका थोड़ा अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि मध्य प्रदेश का जो अक्षांशीय विस्तार लैटिट्यूडनल एक्सपेंशन जो है वो कितना है। तो अक्षांशीय विस्तार की अगर हम बात करें तो अगर 0 डिग्री इक्वेटर रेखा से हम लोग ऊपर की तरफ जाते हैं तो सबसे पहले जो इसका अक्षांशीय विस्तार आता है वह 21 डिग्री 6 मिनट से 21 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से लगभग मुरैना पे आप जब पहुंचते हो तो 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश तक इसका विस्तार है। तो अक्षांशीय विस्तार हमें पता हो 21 डिग्री 6 मिनट से 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश इसका अक्षांशीय विस्तार है, लैटिट्यूडनल एक्सपेंशन है। अब बात करते हैं देशांतरीय विस्तार के बारे में या देशांतरीय अवस्थिति मध्य प्रदेश की कितनी है। तो आप पूर्व की तरफ जब चलते हैं 0 डिग्री से पूर्व की तरफ जब आप चलते हैं तो आप देखिएगा कि 74 डिग्री 9 मिनट पूर्वी देशांतर से 74 डिग्री 9 मिनट पूर्वी देशांतर से 82 डिग्री 48 मिनट पूर्वी देशांतर तक जो है मध्य प्रदेश का देशांतरीय विस्तार है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सपेंशन है। तो आप देखिएगा कि एक और यहाँ पर एक चीज़ हमें समझने की ज़रूरत है। आप देखोगे कि 82 डिग्री 48 मिनट से थोड़ा सा अगर हम पीछे की तरफ चलते हैं तो यहाँ पर जो हमारा सिंगरौली एक ज़िला मौजूद है उसी के पास आप देखिएगा
कि 82.5 डिग्री एक देशांतरी रेखा गुजर रही है। ये 82.5 डिग्री देशांतरी रेखा क्या है? 82.5 डिग्री देशांतरी रेखा जो है ये क्या है? भारत की मानक समय रेखा है। तो भारत की मानक समय रेखा मध्य प्रदेश से भी होकर गुजरती है। इंडियन स्टैंडर्ड जो टाइम निर्धारित किया गया वो इस 82.5 डिग्री से ही निर्धारित किया गया। तो मध्य प्रदेश के ये किस भाग से निकलती है? ये मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग से होकर गुजर रही हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश के बारे में कि इसकी भौगोलिक विस्तार के बारे में कि इसकी लंबाई जो है वो कितनी है पूर्व से पश्चिम तक। तो आप देखिएगा कि मध्य प्रदेश की जो लंबाई है पूर्व से पश्चिम तक वो लगभग 870 किलोमीटर तक इसकी लंबाई है। ऐसे ही आप अगर उत्तर से दक्षिण तक इसकी लंबाई नापिएगा तो लगभग 605 किलोमीटर तक इसकी उत्तर से लेकर दक्षिण तक इसकी लंबाई मौजूद है। अब यहीं पर हम देख लेते हैं इससे कि मध्य प्रदेश की सीमा से लगे हुए जो राज्य हैं। तो आप देखिएगा कि मध्य प्रदेश के सबसे उत्तर की तरफ देखिएगा तो उत्तर में या उत्तर पूर्वी की तरफ जो है मध्य प्रदेश से जो सीमा बना रहा है वह राज्य है यूपी या उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश इसके उत्तर में या उत्तर पूर्व में मौजूद है। उसके बाद आप देखिएगा कि इसके पूर्व में मौजूद है छत्तीसगढ़ राज्य। ऐसे ही आप देखिएगा कि इसके दक्षिण में मौजूद है महाराष्ट्र। इसके पश्चिम में जो मौजूद है वह है गुजरात राज्य और इसके उत्तर पश्चिम में जो है वह है राजस्थान। यानी कि पश्चिम से लेकर उत्तर पश्चिम तक राजस्थान। इस प्रकार 5 राज्यों से इसकी सीमा लगी हुई है। उत्तर में उत्तर प्रदेश, पूर्व में छत्तीसगढ़, पश्चिम में गुजरात, दक्षिण में महाराष्ट्र और उत्तर पश्चिम में राजस्थान। ये 5 राज्य इससे अपनी सीमा को साझा करते हैं। चलिएगा अब आगे की तरफ बात करते हैं। थोड़े से और महत्वपूर्ण तथ्य इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं मध्य प्रदेश के बारे में कैसा क्या इसका क्षेत्रफल है। तो आप देखिएगा कि मध्य प्रदेश का जो क्षेत्रफल है वह 3,08,252 वर्ग किलोमीटर। लेकिन आपको मैं थोड़ा सा एक बार पीछे की तरफ ले चलते हुए आपको एक जगह बताना चाहूँगा। यहाँ पर आप देखिएगा कि छत्तीसगढ़ से मध्य प्रदेश का जो पूर्वी भाग है अमरकंटक के करीबन, यहाँ पर एक घाटी है जिसको बोला जाता है किरार घाटी। इसकी जो किरार घाटी है इसका एक सीमा विवाद है मध्य प्रदेश के साथ में। तो मध्य प्रदेश जो है कई बार इसको अपने में शामिल करता है। छत्तीसगढ़ मानता है कि ये हमारा क्षेत्र है। इस किरार घाटी विवाद को लेकर मध्य प्रदेश का जो क्षेत्रफल है उसमें भी थोड़ा सा 2 क्षेत्रफल यहाँ पर कई बार प्रदर्शित किए जाते हैं। हालांकि ये विवाद लगभग सुलझ गया है। तो मध्य प्रदेश का जो क्षेत्रफल है वो 3,08,252 वर्ग किलोमीटर है। लेकिन अगर हम किरार घाटी को हटाएं तो किरार घाटी को हटाकर मध्य प्रदेश का जो क्षेत्रफल है वो है 3,08,245 वर्ग किलोमीटर। लगभग 7 किलोमीटर का जो ये वर्ग किलोमीटर वाला क्षेत्र है इसमें थोड़ा किरार घाटी विवाद हो सकता है। अब बात करें कि भारत के कुल क्षेत्रफल का जो है वो मध्य प्रदेश कितना कवर कर रहा है या मध्य प्रदेश का जो है वो भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना भाग है। तो भारत के कुल क्षेत्रफल का ये 9.38% जो भाग है ये कवर कर रहा है मध्य प्रदेश इसमें। अब मध्य प्रदेश की बात करें तो देखिएगा कि क्षेत्रफल में मध्य प्रदेश का जो है वो दूसरा स्थान आता है। सबसे बड़ा राज्य आपको पता होगा कि भारत का है वह राजस्थान है क्षेत्रफल में, जबकि मध्य प्रदेश का स्थान इसमें दूसरा आता है। ऐसे ही अगर जनसंख्या की बात करें तो जनसंख्या में मध्य प्रदेश का 5वां स्थान है। जनसंख्या में सर्वाधिक बड़ा जो जिला है वह आप देखिएगा कि वह है यूपी है, फिर उसके बाद महाराष्ट्र आ जाता है, फिर उसके बाद बिहार, फिर उसके बाद पश्चिम बंगाल और उसके बाद आता है मध्य प्रदेश का स्थान। तो मध्य प्रदेश की जनसंख्या भी आपको पता हो कि कितनी है भाई, 7,26,26,809 लगभग भारत की जनसंख्या का 6% जनसंख्या मध्य प्रदेश में निवास करती है। अब एक और मुख्य तथ्य जो मध्य प्रदेश के बारे में हमें पता हो, क्योंकि भौगोलिक स्थिति में आप देखिएगा कि मध्य प्रदेश क्या है, एक लैंड लॉक्ड कंट्री है। कंट्री नहीं, एक राज्य है लैंड लॉक्ड, यानी कि मध्य प्रदेश जो है एक भू आवेष्टित राज्य है। अब भाई आप सोच रहे होंगे कि ये भू आवेष्टित राज्य क्या है, तो आप इस चित्र में देखिएगा कि भू आवेष्टित राज्य क्या है कि मध्य प्रदेश जो है
वो सभी राज्यों के बीच में मौजूद हैं, यानी कि मध्य प्रदेश की सीमा किसी देश से नहीं मिलती, ना ही समुद्र से मिलती है। ये राज्यों के संदर्भ में होता है, जब कोई राज्य ना तो किसी देश से सीमा बनाते हो, ना ही किसी महासागर या सागरीय क्षेत्र से सीमा बनाते हो, तो ऐसे राज्यों को कहा जाता है भूमि से घिरा हुआ, यानी भूमि से चारों तरफ पैक्ड या भू आवेष्टित राज्य, भूमि का आवरण वाला राज्य इसको कहा जाता है। तो मध्य प्रदेश एक लैंड लॉक्ड स्टेट है। आप देखिएगा कि ये उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात और छत्तीसगढ़ से घिरा हुआ है। कहीं भी इसकी सीमा ना देश से ना किसी सागरीय क्षेत्र से मिल रही है। अब एक और फैक्ट यहाँ पर हम लोग चर्चा करेंगे कि मध्य प्रदेश के अगर आप पूर्व से पश्चिम की तरफ चलते हैं, पूर्व से पश्चिम की तरफ चलने का मतलब आप यहाँ पर क्या है कि अगर जो हमारा 0 डिग्री देशांतर रेखा, जिसको हम मानक समय रेखा या ग्रीनविच लाइन है, उससे अगर हम चलते हैं भारत के संदर्भ में, तो अगर हम पूर्व से पश्चिम की तरफ चलते हैं तो इसका विस्तार के कारण लगभग 34 मिनट का अंतर है। यानी कि मध्य प्रदेश का जो सबसे पश्चिमी जिला है, हम ले लेते हैं अलीराजपुर। अलीराजपुर से अगर आप चलते हो सिंगरौली की तरफ, सिंगरौली से अलीराजपुर के बीच में जो है वो लगभग 34 मिनट में समय का अंतर आ जाता है। चलो अब बात कर लेते हैं कि इसकी भौगोलिक सीमा कहाँ किन किन क्षेत्रों से मिलती है। तो भाई भौगोलिक सीमा के बारे में हमें मालूम हो कि मध्य प्रदेश की जो भौगोलिक सीमा है वह अलग अलग जो प्राकृतिक क्षेत्र है वो मिलकर बना रहे हैं। जैसे आप देखिएगा कि उसके उत्तर में जो है वो चंबल नदी बहती है मुख्य रूप से, तो उत्तर में इसकी जो प्राकृतिक सीमा है वो चंबल नदी बना रही है। पूर्व में आप देखिएगा कि इसकी जो सीमा है वो मैकल श्रेणी या सतपुड़ा मैकल श्रेणी जो है वो यहाँ से है, तो मैकल श्रेणी बना रही है। इसी प्रकार दक्षिण में आप देखिएगा कि ताप्ती नदी बना रही है। पश्चिम में आप देखिएगा कि यहाँ से अरावली पर्वत श्रृंखला जो है वो राजस्थान में जा रही है। तो लगभग पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण जो सीमा है इसकी, उत्तर में चंबल, दक्षिण में ताप्ती, पूर्व में देखा जाए तो जो है वो मैकल श्रेणी बना रहे हैं, और पश्चिम की तरफ आप देखिएगा कि अरावली इसकी सीमा का निर्धारण कर रही है। अब एक फैक्ट हमें और यहाँ पर पता हो कि मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला अगर आपसे पूछा जाए तो हम बता सकते हैं कि मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला वो है सिंगरौली। मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है सिंगरौली। और सबसे पश्चिमी जिला पूछा जाए तो हमें पता हो कि सबसे पश्चिमी जिला है यहाँ पर अलीराजपुर, जो झाबुआ से एकदम सटा हुआ है। सबसे उत्तरी जिला अगर आता है तो हमें मालूम हो सबसे उत्तरी जिला जो है मध्य प्रदेश का वह है मुरैना। और सबसे दक्षिण में अगर जो जिला आता है वह है आपका बुरहानपुर। तो बुरहानपुर सबसे दक्षिणी जिला हो गया, और सबसे उत्तरी जो जिला है वह है मुरैना। इस प्रकार हमने जाने मध्य प्रदेश के प्रमुख जो राज्य हैं, मध्य प्रदेश के प्रमुख जो ज़िले हैं उनकी सीमा, मध्य प्रदेश का भौगोलिक विस्तार, अन्य संबंधित जो उसके उपनाम थे, ये सारी जानकारी आपको अच्छा लगा होगा। फिर किसी नई जानकारी के साथ हम उपस्थित होंगे आप सभी के बीच में। आदर्श परिवार की ओर से इस लेक्चर का लाभ लेने के लिए आपको धन्यवाद। फिर मिलेंगे, फिर बढ़ाएंगे पूर्णता की ओर निरंतर उत्साह से कदम। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।